नमस्कार साथियों, आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए लोक प्रशासन का जो पोर्शन है उससे संबंधित जो पहली यूनिट है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनकी व्याख्या को अपन ने देखा था। आज अपन दूसरी यूनिट है लोक प्रशासन के सिद्धांत, संगठन के सिद्धांत है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी व्याख्या को हल करेंगे। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्प के प्रणेता कौन है। प्रशासन की जो प्रबंध की गतिविधियों से संबंधित जो पोस्ट कॉर्प की अवधारणा किसने दी थी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लूथर गुल्लिक। जो पहला जो ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर कहाँ के थे? यूएसए के। कभी पूछ सकते हैं कि टेलर कहाँ के थे, गुल्ली कहाँ के थे, मैक्स वेबर कहाँ के थे, हेनरी फेयोल कहाँ के थे। तो गुल्ली कहाँ के थे? ये मुख्य रूप से थे जापान, ओसाका जापान। लेकिन इनकी जो कार्यस्थली है वो थी यूएसए। और मैक्स वेबर ये कहाँ के विचारक थे? ये थे जर्मनी के। और हेनरी फेयोल थे फ्रांस के। मैक्स वेबर ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत था? नौकरशाही सिद्धांत। और फेयोल के बारे में एक बात आपको जरूर याद रखनी होगी कि फेयोल को शास्त्रीय सिद्धांतों का जनक माना जाता है। शास्त्रीय सिद्धांतों को क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को क्या नाम कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। और लूथर गुल्लिक और उर्विक भी कैसे विचारक है? शास्त्रीय विचारक है। और इन्होंने प्रबंध की जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित जो दृष्टिकोण दिया था वो कौन सा था? पोस्ट कॉर्प। एक क्वेश्चन आता ही रहता है कि पी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है। तो पोस्ट कॉर्प POSTCORB। तो पी का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करना? नियोजन करना। पी का मतलब प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना, न कि क्या होता है? नीति बनाना। नीति बनाना न होकर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? नियोजन करना। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, कार्मिकों को क्या करना? संगठित करना। एस का मतलब स्टाफिंग। स्टाफिंग का होता है नियुक्तिकरण। डी का मतलब होता है डायरेक्शन, निर्देश देना। CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। और R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन, रिपोर्ट करना। और B का मतलब होता है बजटिंग। तो ये आपको याद रखना होगा कि P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्शन, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, R का मतलब होता है रिपोर्टिंग और B का होता है बजटिंग। और ये पोस्ट कॉर्प अवधारणा दी किसने दी? लूथर गुल्लिक ने। गुल्लिक के बारे में आपको याद रखना होगा कि इन्होंने कि जो संगठन बनते हैं उनके आधार क्या होते हैं, संगठन के क्या आधार होते हैं, उनसे संबंधित एक कॉन्सेप्ट दिया था। कैसा? 4P अवधारणा कि संगठन इन आधार पर निर्मित होते हैं। तो पहले P का मतलब होता है पर्पज। दूसरा P का मतलब होता है प्रोसेस, पर्सन और पैलेस। कि कई संगठन होते हैं उनको बनाने का जो आधार होता है वो होता है पर्पज, कोई ना कोई उद्देश्य होता है।
जैसे पुलिस, पुलिस विभाग बनेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा? सामान्य जन की सुरक्षा और शांति स्थापित करना। कई ऐसे विभाग बनेंगे जिनका आधार होगा प्रोसेस। ये जो जितने भी तकनीकी विभाग है इनसे संबंधित जो भी उनका आधार क्या होगा? प्रोसेस। जैसे DRDO, इसरो, मौसम विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग, इनके जो आधार होगा उनका आधार क्या होगा? प्रोसेस होगा। कई ऐसे विभाग होंगे जिनके निर्माण का आधार क्या होगा? पर्सन। जैसे जो बुढ़े व्यक्ति है उनको पेंशन देना है, एक व्यक्तियों का समूह है तो पेंशन विभाग। महिला और बालकों की सुरक्षा से संबंधित होगा तो महिला और बाल विकास विभाग। और कई ऐसे जो संगठन बनेंगे उनके निर्माण का आधार क्या होगा? वो होगा पैलेस। जैसे गोरखा परिषद, मिजो परिषद, ये ऐसे जो संगठन बनते हैं इनके निर्माण का आधार क्या होगा? उस स्थान से संबंधित होगा। तो ये जो संगठन निर्माण के आधार से संबंधित जो 4P की अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? लूथर गुलिक ने। और गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए थे? 10 सिद्धांत बताए थे। गुलिक के बारे में 3 बातें आपको याद रखनी होगी। कौन कौन सी? एक तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, एक संगठन के आधार 4P कॉन्सेप्ट, और एक संगठन के कितने सिद्धांत बताए थे? 10 सिद्धांत। इन्होंने ये जो दिए थे ये लूथर गुलिक और उर्विक ने मिलकर 1937 के अंदर एक बुक लिखी थी। कौन सी? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के अंदर ही उन्होंने पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण दिया था और उस दृष्टिकोण के अंदर उन्होंने 1971 के अंदर एक और तत्व को शामिल किया गया था। वो कौन सा था? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन को शामिल किया गया था। कब? 1971 के अंदर। और इस पुस्तक को ही क्या कहते हैं? शास्त्रीय सिद्धांतों की स्वर्णिम पुस्तक कहते हैं। तो लूथर गुलिक कहाँ के थे? जापान के। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण दिया, संगठन के जो आधार है 4P का कॉन्सेप्ट दिया, संगठन के कितने सिद्धांत दिए? 10 सिद्धांत दिए। और इन्होंने और उर्विक ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी 1937 में, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उस पुस्तक को क्या कहते हैं? शास्त्रीय सिद्धांतों की स्वर्णिम पुस्तक कहते हैं। इस पुस्तक के अंदर ही जो दृष्टिकोण था उसमें क्या शामिल किया गया था? 1971 में इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया था? FW टेलर। सिद्धांत X और Y ये किससे संबंधित है? ये अभिप्रेरणा से संबंधित है। X और Y ये सिद्धांत दिया था मैकग्रेगर। और द्विघटक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत दिया था हर्ज़बर्ग ने। और सामाजिक जो व्यवस्था सिद्धांत दिया था वो दिया था किसने? डेविड ईस्टन ने। वैसे जो व्यवस्था उपागम है उसका जनक किसको मानते हैं? प्रारंभ किया था वॉन बर्टलैन्फी। व्यवस्था उपागम का जनक किसको माना जाता है? बर्टलैन्फी को माना जाता है। जो सामाजिक व्यवस्था जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डेविड ईस्टन ने। तो इसका राइट आंसर होगा A का 3, B का 4, C का 2 और 1। 3, 4, 2, 1 ये आंसर इसका राइट होगा। तो इसमें ये दो सिद्धांत थे X और Y किसने दिए थे? मैकग्रेगर ने।
एक्स और वाई, कि एक्स कार्मिक होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए क्या अपनाया जाता है, और वाई कार्मिक होते हैं उनको मोटिवेट कैसे किया जाता है। तो मैकग्रेगर ने बताया कि जो एक्स कार्मिक होते हैं वो क्या होते हैं, कामचोर होते हैं और कार्य को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ये कार्मिक होते हैं वो जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। तो इन कार्मिकों को मोटिवेट करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, या तो उनको क्या दो, लालच दो, या उनको फिर क्या दिखाओ, भय। इनके प्रति जो नियंत्रण होता है वो कैसा नियंत्रण होता है, कठोर नियंत्रण होता है। और पर्यवेक्षण कैसा होता है, निकट पर्यवेक्षण। और ऐसे कार्मिकों को पहल की स्वतंत्रता नहीं होती है, और ऐसे कार्मिकों का जो नीति निर्माण में किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। जो वाई कार्मिक होते हैं वो कार्य को बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कैसे कार्मिक होते हैं, वो होते हैं आत्म नियंत्रित। इनके लिए कठोर या बाह्य नियंत्रण का सहारा नहीं लिया जाता है, आत्म नियंत्रित होते हैं और कार्य को जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं, जिम्मेदारी को पसंद करते हैं। और ऐसे कार्मिकों के प्रति जो नियंत्रण होता है वो आत्म नियंत्रित हो गए। और इनमें पर्यवेक्षण कैसा होता है, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। और ऐसे कार्मिकों को मोटिवेट करने के लिए केवल आर्थिक कारक प्रभावित नहीं करते हैं, इनको मोटिवेट करने के लिए मनोसामाजिक कारकों पर भी बल दिया जाता है। मनोसामाजिक कारक। तो जो वाई कार्मिक होते हैं उनके प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, और एक्स कार्मिक होता है उनको मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाता है। तो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत एक्स है और सिद्धांत वाई है, ये किसने दिया था, मैकग्रेगर ने। और जो द्विघटक सिद्धांत है ये अभिप्रेरणा से संबंधित है, ये दिया था किसने, हर्ज़बर्ग ने। उन्होंने माना कि दो घटक होते हैं। एक ऐसे घटक होते हैं हाइजीन घटक, हिंदी में कहो तो स्वास्थ्य कारक, और दूसरे होते हैं मोटिवेशन कारक, प्रेरक कारक। कि संगठन के अंदर कार्मिकों को प्रोत्साहित करने वाले कितने कारक होते हैं, दो कारक होते हैं। हाइजीन कारक होते हैं ये कौन से, जैसे संगठन के नियम, संगठन की नीतियां, कार्मिकों को दिया जाने वाला वेतन जो पारिश्रमिक है वो, पर्यवेक्षण की तकनीक कि उनका नियंत्रण कैसे किया जा रहा है, और वहाँ पे जो काम करते हैं उन आपस में उनका अंतर संबंध, और जो कार्य की कैसी भौतिक दशाएं, कार्य की जितनी भी भौतिक दशाएं होती है ये सारे के सारे कारक कैसे होते हैं, हाइजीन कारक। कौन कौन सी, संगठन के नियम हैं, नीतियां हैं, वेतन है, पर्यवेक्षण की तकनीक है, कार्मिकों का अंतर संबंध है, कार्य की भौतिक दशाएं, सारे के सारे कैसे कारक होते हैं, हाइजीन कारक। और मोटिवेशन कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कार्य स्वयं, दूसरा होता है पहचान, उपलब्धि, पहचान, उपलब्धि, जिम्मेदारी, पदोन्नति, ये सारे के सारे कारक कैसे होते हैं, मोटिवेशन, जो कार्मिकों को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो द्विघटक द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, हर्ज़बर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक संगठन के सिद्धांत को उपभोक्ताओं के हितों एवं
व्यक्ति की प्राथमिकता के अनुरूप निर्मित करने का प्रयास किया जाता है कि जो भी सेवाएं हैं, जो भी उत्पादन की प्रक्रिया है, किनको आधार बनाओ, उपभोक्ता संगठन की, जो व्यक्ति की जो प्राथमिकता है उसको आधार बनाओ। तो कौन सा है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोक चयन उपागम, PCT, पब्लिक चॉइस थ्योरी। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? विंसेंट ऑस्ट्रोम। पूछ सकते हैं कि लोक चयन जो उपागम है, जो सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया था? तो विंसेंट ऑस्ट्रोम के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो व्यक्ति की जो प्राथमिकता है, उपभोक्ता के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। नव लोक प्रशासन, इसका विकास कैसे हुआ? NPA। जब लोक प्रशासन के पृथक अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया था, तब लोक प्रशासन के अंदर सुधार के लिए जो सम्मेलन आयोजित किए गए थे, मुख्यतः कौन से सम्मेलन? मिनोब्रुक सम्मेलन। उसमें लोक प्रशासन के अंदर जो परंपरागत लोक प्रशासन है उसमें कुछ तत्वों को शामिल करने की बात की गई थी। उसके फलस्वरूप जो लोक प्रशासन का स्वरूप सामने आया वो था नवलोक प्रशासन। और प्रथम जो मिनोब्रुक सम्मेलन था, इसके अंदर जो नवलोक प्रशासन में कौन कौन से तत्व शामिल किए गए थे, ये बात आपको याद रखनी होगी। 4 तत्व शामिल किए गए थे। कौन कौन से? एक तो था मूल्य, परिवर्तन, प्रासंगिकता और चौथा तत्व था सामाजिक समता। 4 तत्वों को शामिल किया गया था। कौन से सम्मेलन के अंदर? फर्स्ट जो मिनोब्रुक सम्मेलन था 1968 के अंदर। और जो नवलोक प्रबंधन है, ये इसका विकास कब हुआ? 1991 के बाद में। इसके विकास में 2 विद्वान थे, ओसबर्न और गैबलर। ओसबर्न और गैबलर, इनकी एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने 1992, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट बुक लिखी थी किसने? ओसबर्न और गैबलर ने 1992 से। उसके बाद से ही नवलोक प्रबंधन का विकास हुआ। इसमें ये माना गया कि राज्य का क्या करो? संकुचन करो, और बाजार का क्या करो? विस्तार करो। इसमें प्रशासन और जो प्रबंध की गतिविधियों को शामिल करो। प्रशासन तो कहेगा कि क्या करना है और कैसे करना है, ये कौन बताएगा? प्रबंध ही बताएगा। तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी, तो उसके बारे में आपको याद रखना होगा कि ब्रिटेन के अंदर आया था थैचरवाद और अमेरिका के अंदर रीगनवाद आया था। उन्होंने ही बाजार का संकुचनवाद और बाजार का विस्तारवाद और राज्य संकुचनवाद की अवधारणा थी। उससे ही नवलोक प्रबंधन का विकास हुआ। और उसमें सहयोगी कौन बने थे? ओसबर्न और गैबलर। उनकी पुस्तक आपको याद रखनी होगी, 1992 के अंदर आई थी, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। और जो लोक चयन उपागम दिया गया था, ये दिया गया था विंसेंट ऑस्ट्रोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है? कार्य पद्धति का मानकीकरण, मानव तत्वों पर जोर, कामगारों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण, और प्रबंधकों एवं कामगारों में सहयोग। तो जो बी ऑप्शन है ये गलत है। इन्होंने हमेशा ही जो मानवीय पक्ष है उसकी क्या की? अवहेलना। मानव तत्व पर जोर नहीं देके बल्कि उनकी क्या की थी? अवहेलना। मनुष्य को कैसा प्राणी माना? आर्थिक प्राणी माना। और उससे संबंधी जो व्यवहार है, अभिप्रेरणा है, जो मानवीय व्यवहार है, उनकी उन्होंने हमेशा क्या की? अवहेलना की। और आर्थिक प्राणी मान के उसके साथ में कैसा व्यवहार किया? यंत्रवत व्यवहार किया। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के अंदर मानव तत्व पर जोर नहीं दिया गया था। कार्य पद्धतियों का मानकीकरण किया गया था। उन्होंने माना कि जो भी संगठन की जो भी कार्य है, जो भी प्रक्रिया है, कैसे संपादित करो? वैज्ञानिक तरीके से संपादित करो। इससे संबंधित आपको याद रखना कि
अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान। मतलब जो भी कार्य करने के जो पारंपरिक तरीके हैं उनके स्थान पर क्या विकसित करो, विज्ञान विकसित करो। कार्य की जो भी पद्धतियां हैं उनका क्या है, एक मानक तय करो। कामगारों का वैज्ञानिक चयन करो। कामगार है, जो भी कार्मिक है, उनको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उनका चयन करो और उनको प्रशिक्षित करो। और प्रबंधक है और कामगारों में सहयोग, इससे संबंधित एक बात याद रखनी होगी। टेलर ने एक अवधारणा दी थी, मानसिक क्रांति। सहयोग, उन्होंने कहा कि प्रबंधक है और कार्मिक है, इनमें आपस में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक अवधारणा दी, मानसिक क्रांति। इस मानसिक क्रांति को ही वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का क्या माना जाता है, दर्शन माना जाता है, सार माना जाता है। इनका मानना है कि जो प्रबंधक है, जो कार्मिक है, इनके हित एक दूसरे के पूरक न होकर, एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर, बल्कि क्या होते हैं, पूरक होते हैं। जब एक के हितों की पूर्ति होगी तभी दूसरे के हितों की पूर्ति होगी। ऐसी मानसिक क्रांति है, ऐसी मानसिक भावना का दोनों के स्तर पर संचार करो, जिससे क्या स्थापित होगा, सहयोग स्थापित होगा। तो मानसिक क्रांति की अवधारणा किसने दी, टेलर ने। और इसी को ही वैज्ञानिक जो प्रबंधन सिद्धांत है, इसका क्या माना जाता है, सार तत्व माना जाता है। तो मानव तत्व पर जोर वैज्ञानिक प्रबंधन के अंदर नहीं दिया गया था। ये जो मानववादी और व्यवहारवादी विचारक हैं, इन्होंने उस पर अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉथॉर्न प्रयोग के निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्पादन की मात्रा सामाजिक आदर्शों द्वारा निर्धारित होती है। हॉथॉर्न प्रयोग किसने किए थे, एल्टन मेयो ने। मानव संबंध, तो उन्होंने माना कि जो उत्पादन की मात्रा है किस पर निर्भर करती है, सामाजिक आदर्शों द्वारा निर्धारित होती है। कामगारों के व्यवहार को गैर आर्थिक प्रतिफल, कि मनुष्य को केवल और केवल आर्थिक जो प्रतिफल है वेतन के द्वारा उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, गैर आर्थिक प्रतिफल महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। कामगार समूह के एक सदस्य के रूप में क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं और व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा का आकलन संगठन में उसके पद या स्थिति से होता है। तो डी ऑप्शन है, ये 4 ये गलत है। इसमें जो व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, जो संगठन के अंदर अनौपचारिक संगठन बनाया जाता है, उस पर निर्भर करता है, न कि केवल उसमें संगठन के उसमें जो पद है और उसकी स्थिति से निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। हॉथॉर्न प्रयोग, एल्टन मेयो के बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी होगी। ये मूलतः कहाँ थे, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने औद्योगिक मनोविज्ञान के अंदर काफ़ी रिसर्च किया। फिर इन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर जो अफ्रीकी के जो घायल व्यक्ति थे उनका उपचार किया था। वहाँ से इनके अंदर मानववादी व्यवहार का अध्ययन की शुरुआत हुई। फिर ये कहाँ पहुँच गए, यूएसए। यूएसए के अंदर इन्होंने जो पहला अध्ययन किया था वो किया था 1923 में, जिसको कहते हैं प्रथम जांच, या कहते हैं इसको फिलाडेल्फिया अध्ययन। फिलाडेल्फिया शहर के अंदर सूती वस्त्र मिल थी, वहाँ पे कार्मिकों के उत्पादन से बढ़ाने के लिए वहाँ की जो कार्य दशा थी उनका अध्ययन किया था। तो प्रथम जांच कहते या कहते फिलाडेल्फिया अध्ययन एल्टन मेयो ने कब किया था, 1923 के अंदर। फिर इन्होंने जो महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए थे वो किए गए थे हॉथॉर्न प्रयोग।
ये इन्होंने किए थे 1924 से 1932 तक। मुख्यतः जो प्रयोग किए गए थे इसमें एक तो प्रकाश प्रयोग, कि कार्य दशाओं के अंदर केवल जो लाइटिंग बढ़ाया गया था उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक निश्चित सीमा के बाद में प्रकाश का वहाँ के उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो पहला इन्होंने जो प्रयोग किया था हॉथॉर्न प्रयोग के अंदर कौन सा प्रयोग था? प्रकाश प्रयोग। फिर इन्होंने किया था रिले असेंबली प्रयोग। रिले असेंबली प्रयोग, इनमें प्रकाश के अलावा अन्य जो कार्य की जो भौतिक दशा हैं उनके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया। फिर उन्होंने बताया कि एक निश्चित सीमा के बाद कार्मिकों को कार्य की जो भौतिक दशा हैं वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। फिर इन्होंने एक प्रयोग किया था माइका स्पिल्टिंग ग्रुप। 5 लड़कियों का एक ग्रुप बनाया गया था। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 2 वर्ष के तक उन जो कार्य की भौतिक दशा हैं उनको सुधारने का प्रयास किया। फिर उन्होंने कहा कि एक निश्चित सीमा के बाद जो कार्य की भौतिक दशाएं होती है वो किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। फिर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था व्यापक साक्षात्कार। इस व्यापक साक्षात्कार के अंदर उन्होंने एक अवधारणा विकसित की, सहभागी प्रबंधन, कि कार्मिक न केवल कार्य की भौतिक दशाओं से बल्कि सहभागी प्रबंधन से अभिप्रेरित होते हैं और उसका उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो व्यापक साक्षात्कार के अंदर उन्होंने एक अवधारणा विकसित की, वो थी सहभागी प्रबंधन। फिर उन्होंने एक अवधारणा और विकसित की, वो थी अवलोकन। बैक वायरिंग अध्ययन। इसके अंदर उन्होंने माना कि संगठन में कई ऐसे हैं कि निरंतर एक औपचारिक संगठन है, उसके अंदर काम करते करते कार्मिकों के बीच में एक ऐसा संगठन बन जाता है, अनौपचारिक संगठन, कि लंबे अंतराल तक कार्मिक साथ में काम करते हैं तो उनके बीच में अंतर्वैयक्तिक संबंध से छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं, अनौपचारिक संगठन बन जाते हैं। और ये संगठन ही कार्मिक की उस संगठन में भूमिका तय करते हैं और उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होते हैं। और ये कार्मिक होते हैं, ये जो संगठन होता है अपने कार्मिकों के लिए अलग से मानक तय करते हैं और प्रत्येक कार्मिक अपने अपने संगठन में उन मानकों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने बताया कि एल्टन मेयो ने बताया कि इसमें जो कार्मिक होते हैं, जो अनौपचारिक संगठन के जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों को यदि पूरा करते हैं, मानकों को पूरा करते हैं, उन मानकों के अनुसार उत्पादन करते हैं, तो उनको कहते हैं चेखीबाज। ऐसे कार्मिकों को क्या कहा? चेखीबाज, या कहते हैं रेट बस्टर। पूछ सकते हैं कि चेखीबाज या रेट बस्टर क्या होता है? जो अनौपचारिक संगठन के द्वारा निर्धारित मानक है उनके अनुसार उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसे कार्मिकों को कहेंगे चेखीबाज या रेट बस्टर। और ऐसे कार्मिक जो मानकों से कम काम करते हैं उनको कहते हैं चेजलर, चेजलर या कहो कामचोर। और ऐसे कार्मिक जो अनौपचारिक संगठन के अंदर चुगलखोरी करते हैं, चुगली का काम करते हैं, उनको कहते हैं स्क्यूलर। स्क्यूलर, ऐसे कार्मिकों को क्या कहते हैं? स्क्यूलर कहते हैं। तो हॉथॉर्न प्रयोग किसने किए थे? एल्टन मेयो ने।
और इसके अंदर प्रथम कार्मिकों के आपस में स्थापित होने वाले मानव संबंधों की व्याख्या की थी। किसने की थी? एल्टन मेयो ने। और कौन कौन से किए थे? महान प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली प्रयोग, माइका स्प्लिटिंग प्रयोग, व्यापक साक्षात्कार और अवलोकन बैक वायरिंग प्रयोग। और ये पूछ सकता है कि चेखीबाज या रेट बस्टर क्या होता है, चेजलर या कामसोर क्या होता है, स्क्यूलर कार्मिक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सांगठनिक ढांचे को निर्मित करने में सार्वभौमिक एक सर्वश्रेष्ठ तरीका स्वरूप प्रदर्शित करता है? ये सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा जो सांगठनिक ढांचे को सार्वभौमिक पर बल देता है, ये कौन सा होता है? तो तीनों के तीनों सिद्धांत है, नौकरशाही सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। तीनों के तीनों सिद्धांत है संगठन के ढांचे को सार्वभौमिक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्न में से कौन नौकरशाही संगठन प्रारूप की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए तार्किकता, बी नियम उन्मुखता, सी निर्व्यक्तिकता और डी है राजनीतिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता। तो डी ऑप्शन गलत है। इसमें होगा राजनीतिक जो भी आदर्श है इनके लिए जो भी नौकरशाह होगा वो प्रतिबद्ध नहीं होगा, बल्कि इनके प्रति वो क्या होगा? तटस्थ होगा। तटस्थता होगी तभी एक आदर्श नौकरशाही बन सकती है। और जो ये नौकरशाही जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने अपनी जो नौकरशाही सिद्धांत दिया था उसका जो आधार माना था, पूछ सकते हैं कि मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का आधार क्या है? तो आधार इन्होंने क्या माना था? सत्ता को, सत्ता या प्राधिकार। और इन्होंने ये भी बताया कि सत्ता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पूछ सकते हैं कि सत्ता के तीनों प्रकार कौन सत्ता मिलती है, कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो एक तो होता है पारंपरिक, दूसरा होता है करिश्माई या व्यक्तित्व आधारित, और जो तीसरे प्रकार की सत्ता होती है वो होती है कानूनी और तार्किक। परंपरा के माध्यम से, जो आस्था पालन के माध्यम से जो अपन को सत्ता मिलती है वो होती है पारंपरिक, राजा महाराजा का। जो करिश्मा यो व्यक्तित्व होता है, ये व्यक्तित्व के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं इनसे व्यक्ति को सत्ता मिलती है, जैसे नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी है, वल्लभ भाई पटेल है। तो ये व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? व्यक्तित्व आधारित सत्ता होती है। और कानूनों के आधार पर जो भी सत्ता प्राप्त होती है उनको कहते हैं कानूनी और तार्किक। और इसी सत्ता को ही मैक्स वेबर ने क्या माना था? सर्वश्रेष्ठ। जो कानूनी और तार्किक जो सत्ता होती है वही क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ होती है। और उन्होंने इन सत्ता के आधार पर ही नौकरशाही के 3 प्रकार बताए थे। मैक्स वेबर ने जो सत्ता के 3 प्रकार बताए उसी आधार पर ही नौकरशाही के भी 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? पारंपरिक नौकरशाही, करिश्माई नौकरशाही और कानूनी और तार्किक नौकरशाही। और सर्वश्रेष्ठ नौकरशाही किसको बताया था? कानूनी और तार्किक नौकरशाही को। और उसमें कहा कि जो कानूनी और तार्किक नौकरशाही होती है इसमें तार्किकता होती है, इसमें नियम उन्मुखता होती है, इसमें निर्व्यक्तिकता होती है, और इसमें राजनीतिक जो आदर्श है उनके प्रति क्या होती है? तटस्थता होती है, न कि प्रतिबद्धता। और इसके अंदर 1-2 बातें और याद रखनी होगी कि जो नौकरशाही है मैक्स वेबर की, इसमें औपचारिक संगठन होगा,
औपचारिक संचार पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। जो नियम होंगे, जो संविधान होगा वो लिखित होगा। और जो कार्मिक है इनके कार्यकाल में क्या होगा, कार्यकाल की क्या होगी, सुरक्षा होगी। और योग्यता के आधार पर इनका चयन किया जाएगा और वैज्ञानिक तरीके से इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और इन जो भी कार्मिक होंगे इनके जो व्यक्तिगत हित है और सार्वजनिक हित है इनको अलग अलग रखा जाएगा। और किस पर ज़्यादा बल देते हैं, औपचारिक संगठन, औपचारिक संचार पर बल देते हैं। और तार्किकता, नियम उन्मुखता, निर्वैयक्तिकता और तटस्थता, अनामता, ये ऐसे गुण होते हैं वो आदर्श नौकरशाही को के लिए आधार स्तंभ होते हैं। समूह ही शक्ति है। फेयोल द्वारा प्रतिपादित निम्न में से किस प्रबंध के सिद्धांत में ये विचार अभिव्यक्त हुआ है। समूह ही शक्ति है। ऑप्शन ए केंद्रीकरण, रेस्पीडी क्रॉप्स, समानता, स्केलर चेन। तो इसका राइट आंसर होगा एसपीडी क्रॉप्स। इसका जो हिंदी में क्या होता है, सैन्य भावना। सैन्य भावना, सैन्य भावना को या इसको क्या कहो, समूह भावना। समूह भावना, सैन्य भावना ही समूह ही शक्ति है। फेयोल के द्वारा जो प्रतिपादित किए गए थे संगठन के सिद्धांत है उसमें ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में अपन सामान्य जानकारी रखते हैं कि फेयोल मुख्यतः कहाँ के थे, फ्रांस के। फेयोल की एक बुक है वो आपको याद रखनी होगी। फेयोल ने 1916 के अंदर लिखा था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। पूछ सकता है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेनरी फेयोल। और फेयोल कहाँ के है, फ्रांस के है। फेयोल ने जो औद्योगिक गतिविधियां बताई थी, एक संगठन की क्या क्या औद्योगिक गतिविधियां हो सकती है वो बताई थी, 6 गतिविधियां बताई थी। ये आपको याद रखना कौन कौन सी, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की, टेक्निकल तकनीकी, फाइनेंशियल वित्तीय, ऑडिट लेखांकन, बिजनेस वाणिज्यिक, और एम मैनेजमेंट प्रबंधकीय। कि एक जो औद्योगिक गतिविधियां होती है वो कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। उसमें जो मैनेजमेंट और प्रबंधकीय गतिविधियां होती है वो कौन, उससे संबंधित एक दृष्टिकोण दिया था, वो कौन सा था, POCCOC। ये याद रखना होगा कि जो प्रबंधकीय गतिविधियां, जो मैनेजमेंट जो गतिविधियां होती है उससे संबंधित POCOC, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो हेनरी फेयोल ने दिया था। इसमें जो P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, C का मतलब होता है कमांड, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, और C का मतलब होता है कंट्रोल। और उन्होंने, फेयोल ने संगठन के कितने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत दिए थे। आपको याद रखना होगा कि फेयोल को ही जो शास्त्रीय सिद्धांतों को क्या माना जाता है, जनक। जो भी शास्त्रीय सिद्धांत है संगठन के सिद्धांतों को क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और उन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत दिए थे। और आपको याद रखना होगा कि कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण, प्राधिकार और जिम्मेदारी, केंद्रीकरण, आदेशों की एकता, निर्देशों की एकता, सैन्य भावना, पहल, समानता, व्यक्तिगत हितों के समक्ष सार्वजनिक हितों को प्रमुखता, स्केलर पद्धति है, समानता है, केंद्रीकरण है, क्रम व्यवस्था है। ऐसे करके उन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत दिए थे। और बुक आपको याद रखनी होगी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और संगठन की कितनी गतिविधियां बताई,
6 गतिविधियां और संगठन के जो प्रबंधकीय गतिविधियों से संबंधित POCOC अवधारणा दी थी, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पुस्तक दी गई, इनसे संबंधित किताबों से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आते ही है। LD वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सही बात है। इसमें जो पुस्तक है, इस पुस्तक को ही लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। पूछ सकते हैं कि लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी है? तो LD वाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पुस्तक के प्रकाशन से ही लोक प्रशासन को एकेडमिक वैधता मिली थी, वैधता प्राप्त हुई थी। तो ए ऑप्शन तो राइट है। हर्बर्ट साइमन, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये हर्बर्ट साइमन की पुस्तक न होकर ये जो द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये पुस्तक है चेस्टर बर्नार्ड की। और MP फोलेट की जो पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, और WF विलोबी की है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो संगठन के सिद्धांतों का निर्माण का जो दूसरा चरण है, उसके जो पहले विचारक है WF विलोबी, इनकी पुस्तक थी, ये 1926 के अंदर लिखी गई थी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और MP फोलेट की एक और पुस्तक है, एक तो है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, एक है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। और हर्बर्ट साइमन की जो पुस्तक है वो आपको याद रखनी होगी, एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और एक हर्बर्ट साइमन की और पुस्तक है द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पुस्तक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये पुस्तक है चेस्टर बर्नार्ड की। और क्रिएटिव एक्सपीरियंस और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक है MP फोलेट की। और साइमन की जो बुक है वो कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है कि शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को कैसी व्यवस्था मानता है? तो शास्त्रीय सिद्धांत नियमों पर ज़्यादा बल देने के कारण वो एक संगठन को एक ऐसी व्यवस्था मानता है, एक बंद व्यवस्था मानता है। नियमों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, मानव व्यवहार की स्वतंत्रता नहीं होती है, उत्पादन पर ज़्यादा बल दिया जाता है, और हर कार्य को वैज्ञानिक तरीके से संपादित करने पर बल दिया जाता है। तो जो भी शास्त्रीय सिद्धांत है संगठन को एक ऐसी व्यवस्था मानते हैं, बंद व्यवस्था मानते हैं। प्रत्यायोजन में अधीनस्थों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सौंपा जाता है? कि जो भी प्रत्यायोजन होता है इसमें जो अधीनस्थों को क्या क्या सौंप सकते हैं? तो इसमें जो C ऑप्शन है, अपन उसको कर्तव्य, उसको प्राधिकार, प्राधिकार के साथ में उत्तरदायित्व, तीनों को सौंपा जाता है। तो C ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कि वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था। एक बात आपको याद रखनी कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो शब्द प्रयोग किया गया था, इससे संबंधित पूछ सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द प्रयोग किसने किया था? ये किया था 1910 में। किसके द्वारा? लुई ब्रेडीज के द्वारा। लुई ब्रेडीज के द्वारा ये जो शब्द प्रयोग किया गया था वैज्ञानिक प्रबंधन 1910 में। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन जो सिद्धांत दिया था वो दिया था किसके द्वारा? टेलर के द्वारा। नौकरशाही सिद्धांत दिया था मैक्स वेबर के द्वारा। दी मैनेजरियल ग्रिड
प्रबंधकीय ग्रिड जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था किसके द्वारा? साइमन के द्वारा नहीं दिया गया था, बल्कि ये दिया गया था ब्लैक और मॉर्टन के द्वारा। जो प्रबंधकीय ग्रिड है ये किससे संबंधित है? नेतृत्व से संबंधित है। कि नेतृत्व कैसे किया जाता है कार्मिकों का, उससे संबंधित ब्लैक और मॉर्टन ने एक प्रबंधकीय ग्रिड बनाया था, और इस साइमन का नहीं होकर ये किसका है? ब्लैक और मॉर्टन का। आवश्यकताओं का पद सोपान, ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था एब्राहम मैस्लो ने दिया था। कितने प्रकार की आवश्यकता बताई थी? 5 प्रकार की आवश्यकता बताई थी। उनको निम्न से उच्चतर क्रम में एक व्यवस्थित किया था। तो सबसे पहले कौन सी होती है? शारीरिक, फिर सुरक्षा, उसके बाद में सामाजिक, फिर पहचान और उपलब्धि, और लास्ट में जो आवश्यकता होती है वो होती है आत्मसिद्धि की। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? एब्राहम मैस्लो ने। जो मैनेजीरियल ग्रिड है, प्रबंधकीय ग्रिड है, ये नेतृत्व से संबंधित है। ब्लैक और मॉर्टन ने बताया कि एक जो प्रबंधक होता है वो कार्मिकों को कैसे नियंत्रित करता है। तो उन्होंने क्या कि एक ग्रिड बनाया, ये एक्स अक्ष और एक वाई, इस पर इन्होंने रखा था किसको? कार्मिक को, और इस पर इन्होंने रखा था उत्पादन को। कि उन्होंने बताया कि कई प्रबंधक ऐसे होते हैं जो न तो कार्मिकों केंद्रित व्यवहार को नियंत्रित कर पाते हैं और न ही उत्पादन को। उनका जो मानक होता है वो निम्नतर होता है। ऐसे जो मैनेजमेंट होता है उनको उन्होंने क्या नाम दिया? कमजोर मैनेजमेंट। फिर उन्होंने बताया कि कई प्रबंधक ऐसे होते हैं जो उत्पादन पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। ऐसे मैनेजमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया था? टास्क मैनेजमेंट। कार्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टास्क मैनेजमेंट। कई ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो कार्मिकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनको उन्होंने नाम दिया था कंट्री क्लब। कंट्री क्लब, कंट्री क्लब है जो किस पर ध्यान देता है? उत्पादन की बजाय कार्मिकों पर अधिक ध्यान देता है। ऐसा जो मैनेजमेंट होता है इनको कहते हैं कंट्री क्लब। और कई मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कार्मिकों और उत्पादन को एक मध्य स्तर तक ध्यान दिया जाता है, इसको कहते हैं मिडल ऑफ द रोड। मिडल ऑफ द रोड, मध्यवर्ती प्रबंधक। और कई ऐसे प्रबंधक होते हैं जो एक उच्च स्तर पर उत्पादन और कार्मिकों के व्यवहार को संतुलित करते हुए मैनेजमेंट करते हैं, इसको कहते हैं टीम मैनेजमेंट, जिसमें दोनों का उच्च लेवल होता है, टीम मैनेजमेंट। इस टीम मैनेजमेंट को ही ब्लैक और मॉर्टन ने क्या माना था? सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट माना था। तो ये जो प्रबंध की ग्रिड है ये किससे संबंधित है? नेतृत्व से संबंधित है। और दिया किसने था? ब्लैक और मॉर्टन ने। और साइमन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? निर्णय निर्माण सिद्धांत। निर्णय निर्माण। और इसी का दूसरा नाम क्या है? परिसीमित तार्किकता का सिद्धांत। निर्णय निर्माण या परिसीमित तार्किकता का सिद्धांत किसने दिया था? साइमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए लोगों पर, संरचना पर, संगठन के सिद्धांतों पर और अनौपचारिक समूह पर। तो इसमें जो मानव संबंध सिद्धांत है ये किस पर सिद्धांत बल देता है? एक तो देता है लोगों पर और दूसरा देता है अनौपचारिक संगठन। जो मानव संबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एल्टन मेयो के द्वारा। तब इन्होंने 3 अवधारणाएं दी थी।
एक तो व्यक्ति, अपने जो भी ऑथॉर्न प्रयोग किए गए थे उसमें उन्होंने तीनों पर ज़्यादा बल दिया गया था। किस पर? पहला तो व्यक्ति पर, दूसरा उन्होंने बल दिया था सहभागी प्रबंधन, और तीसरे जो थे अनौपचारिक संगठन। तो देखो कि कौन कौन से व्यक्ति यानी लोगों पर, सहभागी प्रबंधन और अनौपचारिक संगठन। तो लोग और अनौपचारिक समूह पर, बी ऑप्शन राइट है इसका। प्रवर्णी शब्द पोस्ट कॉर्ब, सी ओ ये छोटा होता है यहाँ पे, में कौन सा अक्षर उन शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ होता है आदेश या निर्देश जारी करना। तो इसमें पी पोस्ट कॉर्ब, पी ओ एस डी सी ओ आर बी। पी का मतलब होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग करना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग का मतलब नीति बनाना नहीं होता है। पूछ सकता है कि प्लानिंग का अर्थ होता है नीति बनाना, नहीं। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, कार्मिकों को क्या करना? संगठित करना। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, कि क्या करना? नियुक्ति करना। डी का मतलब होता है डायरेक्शन, उनको क्या करना? उनको निर्देश देना, उनको आदेश देना। और सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। ये याद रखना, आर से काफ़ी भ्रमित करते हैं कि आर का मतलब क्या होता है। तो आर का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग। और बी का मतलब बजटिंग, सी का कोऑर्डिनेशन, और डायरेक्शन का होता है आदेश या निर्देश जारी करना। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, डायरेक्शन डी। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों का मुख्य रूप से संबंध है। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि संगठन के जो शास्त्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं। औपचारिक संगठन संरचना पर बल देते हैं, सही बात है। प्रशासन की जो भी प्रक्रिया है उन पर, नियमों पर ज़्यादा बल देते हैं। आर्थिक मानव की अवधारणा, जितने भी शास्त्रीय विचारक है, वैज्ञानिक प्रबंधन है, नौकरशाही है, और जो शास्त्रीय विचारक है, फेयोल है, उर्विक है, लूथर गुल्लिक है, मुन्ने रिले है, सारे के सारे मनुष्य को कैसा प्राणी मानते हैं? आर्थिक प्राणी मानते हैं। और संगठन के सिद्धांतों पर ज़्यादा बल देते हैं और उन सिद्धांतों को सार्वभौमिक ठहराने का प्रयास करते हैं। और संगठन में अनौपचारिक समूहों की भूमिका, ये जो पांचवा ऑप्शन है ये शास्त्रीय विचारकों से संबंध नहीं रखता है। अनौपचारिक समूह की सबसे पहले बात की गई थी, ये की गई थी मानव और व्यवहारवादी विचारकों के द्वारा। तो इसमें 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका राइट होगा। और अनौपचारिक समूह पर चर्चा किसके द्वारा की गई थी? मानव और व्यवहारवादी विचारकों द्वारा, विचारकों के द्वारा। इन्होंने तो मनुष्य को केवल कैसा प्राणी माना था? आर्थिक प्राणी माना था। मानव व्यवहार की इन्होंने हमेशा क्या की थी? अवहेलना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है? टेलर से संबंधित क्वेश्चन आता है कि अंगूठे के नियम और मानसिक क्रांति। अंगूठे के नियम का स्थान पर टेलर ने क्या कहा था? अंगूठे के नियम का मतलब होता है कि कार्य करने के जो भी परंपरागत तरीके हैं उनके स्थान पर टेलर क्या कहता है? क्या विकसित करो? विज्ञान विकसित करो, नए नए वैज्ञानिक तरीके विकसित करो। तो अंगूठे का नियम है, टेलर इसकी आलोचना करता है, न कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का से संबंधित नहीं है। मानसिक क्रांति तो है इसमें। अनौपचारिक संगठन, टेलर किस पर बल देते हैं? औपचारिक संगठन पर बल देते हैं, अनौपचारिक संगठन पर बल नहीं देते हैं। और आदेशों की एकता पर भी बल नहीं देते हैं। आदेशों की एकता की बात कौन करता है? हेनरी फेयोल।
टेलर तो आदेशों की एकता के विपरीत कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं? कार्यात्मक फॉर्मेंसिव। कि कार्यों में विशिष्टीकरण के लिए एक कार्मिकों को कितने पर्यवेक्षक से आदेश लेना चाहिए? 8 पर्यवेक्षक। तो आदेशों की एकता की तो हमेशा क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं। आदेशों की एकता की बात कौन करते हैं? हेनरी फेयोल। समय और गति अध्ययन और मानसिक क्रांति, सी ऑप्शन राइट है। कि टेलर ने जो भी तकनीकें बताई थी, कार्य अध्ययन, समय अध्ययन, गति अध्ययन, मानसिक क्रांति, अपवाद सिद्धांत, विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कार्यात्मक पर्यवेक्षण, ये जो सी ऑप्शन है ये पूरी तरह से टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है। और भेदपूर्ण मजदूरी दर प्रणाली तो थी, लेकिन आदेशों की एकता टेलर से संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। टेलर के बारे में अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करते। टेलर कहाँ के थे? यूएसए के। टेलर की 2-3 बुक है वो आपको याद रखनी होगी। कौन कौन सी? एक तो है ए पीस रेट सिस्टम, भेदपूर्ण दर प्रणाली। इस पर उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, पीस रेट सिस्टम। और दूसरा उन्होंने जो एक रिसर्च पेपर लिखा था, शॉप मैनेजमेंट। तीसरा उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, कटिंग ऑफ द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। और एक बुक लिखी थी 1916 के अंदर, वो कौन सी थी? 1911 के अंदर 1911 के अंदर एक बुक लिखी थी, वो कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने पुस्तक कब लिखी थी? 1916 के अंदर। फिर टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की 3 पूर्व मान्यता बताई थी। मान्यता ये आपको याद रखनी होगी। कौन कौन सी? पहली मान्यता है कि कार्य करने के लिए, प्रत्येक कार्य को करने के लिए वैज्ञानिक तरीके विकसित करना। वैज्ञानिक तरीके विकसित करना। अंगूठे के नियम के स्थान पर क्या कहा? वैज्ञानिक तरीके विकसित करो। दूसरा उन्होंने कहा कि एक अच्छा कार्मिक उन्होंने कहा कि एक अच्छा कार्मिक वो होता है जो केवल और केवल अपने जो उच्च अधिकारी है उसके आदेशों का पालन करे, बल्कि पालन करे, न कि पहल करे। पहल की बात कौन करते हैं? हेनरी फेयोल कहते हैं। टेलर तो कहते हैं कि एक अच्छा कार्मिक वही होता है जो कि अपने उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करे। और तीसरी उनकी जो पूर्व मान्यता थी, मनुष्य को कैसा प्राणी माना? आर्थिक प्राणी माना, कि वह आर्थिक कारकों से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। मनुष्य को कैसा प्राणी माना? आर्थिक प्राणी माना। अच्छा कार्मिक वही होता है जो अपने उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करे, न कि पहल करे। और प्रत्येक कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से संपन्न करना। अंगूठे के नियम के स्थान पर क्या विकसित करना? विज्ञान विकसित करना। ये तो थी टेलर की 3 पूर्व मान्यताएं। फिर उन्होंने अपने सिद्धांत की तकनीकें दी थी। इसमें इन्होंने एक तो दी थी कार्य अध्ययन। कि कौन सा कार्य पहले करना है। दूसरा दिया था समय अध्ययन, कि किसी कार्य को किस समय में पूरा करना है। तीसरा उन्होंने तकनीक दी थी गति अध्ययन, कि किसी कार्य को किस गति से पूरा करना है। चौथी उन्होंने तकनीक दी थी, वो दी थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फॉर्मेनशिप इसी को ही क्या कहते हैं? कार्यात्मक पर्यवेक्षण। और
फिर उन्होंने एक तकनीक दी थी अपवाद सिद्धांत। फिर उन्होंने एक तकनीक दी थी विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली। मजदूरी दर प्रणाली। एक और कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने सोल्डरिंग फिनोमिना। और जो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो दर्शन है, सार है, वो क्या था? मानसिक क्रांति। ये थी टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित मुख्य बातें। कौन कौन सी? कार्य अध्ययन, समय अध्ययन, गति अध्ययन, फंक्शनल फॉर्मेनशिप जिसी को कहते हैं कार्यात्मक पर्यवेक्षण, अपवाद सिद्धांत और विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली ए पीस रेट सिस्टम, सोल्डरिंग फिनोमिना और मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति को ही टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का क्या माना जाता है? दर्शन या सार तत्व माना जाता है। सोल्डरिंग फिनोमिना का मतलब होता है काम चोरी की घटना। टेलर मानते हैं कि संगठन के अंदर कार्मिक है जो काम चोरी की प्रवृत्ति रखते हैं। ये प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है स्वाभाविक और दूसरी होती है व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। टेलर कहते हैं कि कई कार्मिक अपनी आदतों के कारण काम चोर करते हैं। इसको कम किया जा सकता है लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता। और दूसरे जो काम चोरी जो सोल्डरिंग फिनोमिना होता है वो होता है सिस्टम के कारण। टेलर अपना पूरा का पूरा ध्यान देते हैं व्यवस्थित जो काम चोरी है इसको रोकना। फिर टेलर कहते हैं कि विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली। ये क्या होती है? कि टेलर कहते हैं कि संगठन में के अंदर एक मानक तय करो। जो भी कार्मिक है जो निर्धारित मानक है उससे कम काम कर रहा है तो उसको निम्न मजदूरी दो। जो अपने तय मानकों के ऊपर काम कर रहा है उसको तो मजदूरी तो दो निम्न, साथ में उसको बड़ा बोनस दे दो। और जो कार्मिक जो निर्धारित मानक है उससे अधिक काम करते हैं तो उनको कैसी मजदूरी दो? उच्च मजदूरी दो। तो यही हुआ विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली। अपवाद सिद्धांत का मतलब होता है कि जो पर्यवेक्षक होता है वो हमेशा कार्मिकों के कार्य में आक्षेप नहीं करे। जो कार्मिक निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं पर्यवेक्षक उनके कार्यों में आक्षेप न करें। ये अपवाद स्वरूप उन्हीं कार्यों में आक्षेप करें जो तय समय पर संपन्न नहीं हुए और निर्धारित मानक के अनुसार संपन्न नहीं हुए हैं। और फंक्शनल जो फॉर्मेनशिप है इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो कार्यात्मक जो एक कार्मिक होता है उसको पर्यवेक्षित कितने पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जाता है? 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जाता है। 4 जो पर्यवेक्षक होते हैं वो होते हैं नियोजन के स्तर पर और 4 जो पर्यवेक्षक होते हैं वो होते हैं कार्यात्मक स्तर पर। और 4 होते हैं नियोजन के स्तर पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, टेलर के द्वारा विकसित की गई थी। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कार्यात्मक पर्यवेक्षक क्या होता है। एक कार्मिकों को पर्यवेक्षित करने के लिए कितने पर्यवेक्षकों की जरूरत होती है? 8, जिसमें से 4 होते हैं नियोजन स्तर पर और 4 होते हैं कार्यात्मक स्तर पर। नियोजन स्तर पर कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना होगा। पहले होते हैं निर्देश कार्य लिपिक। पहला पर्यवेक्षक। दूसरा होता है रूट या कार्यक्रम, जो कार्यक्रम तय करने वाले। तीसरा पर्यवेक्षक होगा वो होगा समय और लागत। और चौथा पर्यवेक्षक होगा वो होगा अनुशासक, अनुशासन स्थापित करने वाला, अनुशासन। और कार्यात्मक स्तर पर जो होते हैं वो 4 प्रकार के पर्यवेक्षक होते हैं। एक तो होता है टोली नायक, पूरी टोली का नायक, गैंग बॉस, टोली नायक। दूसरा होता है गति नायक,
पहला टोली नायक, दूसरा गति नायक और तीसरा होता है जीर्णोद्धार नायक। जो भी मशीनें खराब होगी उनको जीर्णोद्धार से संबंधित जो भी कार्यात्मक स्तर पर काम करेगा उसको क्या क्या कहते हैं, जीर्णोद्धार नायक। और चौथा होता है वो होता है निरीक्षक। जो भी उत्पादन, जो भी सामग्री बनी है उसकी गुणवत्ता को निरीक्षित करने के लिए जो भी होता है कार्यात्मक स्तर पर, उसको क्या कहते हैं, निरीक्षक। इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही रहता है कि कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का मतलब कितने पर्यवेक्षक, 8। कार्य नियोजन के स्तर पर कितने पर्यवेक्षक, 4। और कार्यात्मक स्तर पर कितने, 4। नियोजन पर कौन कौन से होते हैं, निर्देश कार्ड लिपिक, रूट या कार्यक्रम, समय और लागत और अनुशासन। और कार्यक्रम स्तर पर कौन कौन से होते हैं, एक तो टोली नायक जिसको गैंग बॉस भी कहते हैं, एक गति नायक, जीर्णोद्धार नायक और चौथा कौन सा, निरीक्षक। ये हुई टेलर के बारे में सामान्य जानकारी। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। मैक्स वेबर ने अपनी आदर्श नौकरशाही की बातें में कौन सी शामिल नहीं है, कैरियर सेवाएं, ये तो शामिल है। कैरियर सेवा का मतलब होता है कार्यकाल की सुरक्षा। सेवा अनुबंध कि उनको जो सेवा में लिया जाता है एक अनुबंध के आधार पर कि एक निश्चित आयु तक आपको सेवा में शामिल किया जाएगा, तो ये सेवा अनुबंध के आधार पर ये भी एक विशेषता होती है। और योग्यता आधारित सेवा में प्रवेश और जो कार्मिकों का चयन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, योग्यता के आधार पर किया जाता है। प्रतिबद्ध नौकरशाह नहीं होता है, बल्कि जो नौकरशाह होते हैं वो राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक आदर्श है उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, तटस्थता होनी चाहिए। प्रतिबद्ध नहीं होकर उन क्या होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट परवर्णी शब्द में आर से आशय है। अपन ने अभी देखा था आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, क्या देना, प्रतिवेदन देना। आप कंफ्यूज होंगे, रेगुलेटर, रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन, ये प्रतिरोध, इसमें आर का मतलब आपको हमेशा याद रखना कि रिपोर्टिंग, क्या करना, उसको प्रतिवेदन देना। पद सोपान पद्धति का अन्य नाम है। ऑप्शन है व्यवस्थित पद्धति, स्केलर पद्धति, आदेश की एकता, नियंत्रण सिद्धांत। पद सोपान का अन्य नाम है स्केलर पद्धति। स्केलर पद्धति को या इसको कहो सीडी नुमा श्रृंखला। स्केलर पद्धति, सीडी नुमा श्रृंखला, पद सोपान पद्धति। बी ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडी मुन्ने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है। मुन्ने ने संगठन का जो प्रथम सिद्धांत माना था वो किसको माना था, समन्वय को संगठन का प्रथम सिद्धांत माना था। मुन्ने और इनके सहयोगी थे रिले, और इन्होंने 1931 के अंदर एक बुक लिखी थी, ऑनवर्ड इंडस्ट्री। और इस पुस्तक को भी वापस रूपांतरित किया था 1939 में, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दो पुस्तक याद रखनी होगी, किसकी है, मुन्ने और रिले की, ऑनवर्ड इंडस्ट्री और द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुन्ने और रिले ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए थे, 4 सिद्धांत बताए थे। और पहला सिद्धांत कौन सा था, समन्वय। दूसरा जो इन्होंने सिद्धांत बताया था वो था पद सोपान।
और तीसरा इन्होंने जो सिद्धांत बनाया था वो था कार्य विभाजन। और चौथा जो इन्होंने सिद्धांत बताया था वो था सूत्र और स्टाफ। तो मुन्ने और ने संगठन का प्रथम सिद्धांत किसको बताया था? समन्वय को, और समन्वय को ही सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया था। और मुन्ने के बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखने की, इन्हें यूएसए का प्रथम शास्त्रीय विचारक माना जाता है। कि यूएसए के प्रथम शास्त्रीय विचारक कौन है? तो मुन्ने। संगठन की कितने सिद्धांत दिए? 4। समन्वय, पद सोपान, कार्य विभाजन, सूत्र और स्टाफ। और इनकी 2 पुस्तकें मुन्ने और रिले की, वो कौन सी है? ऑनवर्ड इंडस्ट्री और द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोन प्रयोग का संबंध निम्न में से किससे है? संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत, संगठन के नौकरशाही सिद्धांत, संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत। डी ऑप्शन राइट है। मानव संबंध सिद्धांत ऑर्थोन प्रयोग किए गए थे एल्टन मेयो के द्वारा, और एल्टन मेयो को प्रारंभिक व्यवहारवादी माना जाता है। मानव संबंध को क्या कहते हैं? नवशास्त्रीय। नवशास्त्रीय विचारक माना जाता है। और क्या माना जाता है कि जो व्यवहारवादी है और शास्त्रीय जो विचारक है, इनके बीच में ये आते हैं मानव संबंध विचारक। इनको क्या माना जाता है? नवशास्त्रीय विचारक। और क्या माना जाता है? आरंभिक व्यवहारवादी। एल्टन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन सा होता है कि पर्यवेक्षक जो भी अधीनस्थ कार्मिकों को नियंत्रित करता है, उसकी जो नियंत्रण की सीमा में कौन सा कारक निर्धारित नहीं है? तो कार्य, समय, राजव्यवस्था और स्थान। जो सी ऑप्शन राजव्यवस्था है, ये नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है। कार्य कैसे निर्धारित है? यदि कोई कार्य जटिल है, कार्य जटिल प्रकृति का है, तो एक पर्यवेक्षक कम कार्मिकों को नियंत्रित कर पाएगा। और यदि कोई कार्य सरल प्रकृति का है, तो एक पर्यवेक्षक अधिक कार्मिकों को नियंत्रित कर पाएगा। समय का मतलब होता है संगठन की आयु। यदि कोई संगठन को निर्मित हुए कई समय हो गया है, बहुत ही पुराना है, तो उसमें जो पर्यवेक्षक होगा वो अधिक कार्मिकों को नियंत्रित कर पाएगा। और यदि कोई संगठन अभी निर्मित हुआ है, तो उसमें नियंत्रण की सीमा क्या होगी? कम होगी। और जो स्थान होगा, स्थान का मतलब होता है भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी। यदि किसी संगठन की जो इकाइयों के बीच में भौगोलिक दूरी अधिक है, तो नियंत्रण की सीमा जो होगी कम होगी। और भौगोलिक दूरी कम है तो नियंत्रण की सीमा क्या होगी? अधिक होगी। और चौथा एक कारक होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को, या इसको क्यों, योग्यता। यदि कोई पर्यवेक्षक है वो कुशल है, और व्यक्तित्व और उसकी जो योग्यता है, योग्यता से वो पूरी तरह सक्षम है, तो वो अधिक कार्मिकों को नियंत्रित कर पाएगा। और यदि उसकी योग्यता कम है, अयोग्य है, तो वो कम कार्मिकों को नियंत्रित कर पाएगा। तो नियंत्रण के निर्धारक तत्व कौन कौन से हो गए? कार्य की प्रकृति कैसी? जटिल है, सरल है। समय, संगठन की आयु। स्थान, भौगोलिक दूरी। और व्यक्तित्व और योग्यता, ये होते हैं इनके निर्धारक तत्व। राज्य व्यवस्था इसका निर्धारक तत्व नहीं है। नियंत्रण की सीमा से संबंधित एक फॉर्मूला दिया था B.A. ग्रेकुनाश ने, कि एक पर्यवेक्षक कितने कार्मिकों को नियंत्रित कर सकता है। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था n 2n/2 प्लस n-1। पूछ सकते हैं कि नियंत्रण की सीमा से संबंधित
ये जो फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, तो B.A. ग्रेक्यूनास के द्वारा। उन्होंने बताया कि एक पर्यवेक्षक प्रभावी ढंग से 4 या 5 कार्मिकों को नियंत्रित कर सकता है। और हेनरी फेवल ने कितने बताए? हेनरी फेवल ने बताया कि एक पर्यवेक्षक प्रभावी ढंग से 5 या 6 कार्मिकों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण की जो सीमा है इसको क्या कहते हैं? ध्यान का क्षेत्र। मनोविज्ञान के अंदर चलता है ध्यान का क्षेत्र, उसी को ही क्या कहते हैं? नियंत्रण की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन किसका है? मानवीय समस्याओं के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों या आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। मानव की बात करने वाला कौन है? जो मानव संबंध विचारक है, रॉथलिसबर्गर। रॉथलिसबर्गर के बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी होगी कि ये एल्टन मेयो के सहयोगी थे। एल्टन मेयो ने जब हॉथॉर्न प्रयोग किए थे उसमें ये सहयोगी थे रॉथलिसबर्गर और व्हाइटहेड, नॉर्थवाइट, डिक्सन और सबसे महत्वपूर्ण कौन है? रॉथलिसबर्गर। और उन्होंने ये कथन दिया कि जो भी मानवीय समस्या होंगी, कि मानवीय जो समाधान किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा? मानवीय तथ्य और आंकड़ों और मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये कथन याद रखना किसका है? रॉथलिसबर्गर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक बॉस नहीं है? अभी अपने उनकी व्याख्या देखी थी। फंक्शनल फॉर्मेनशिप कार्यात्मक पर्यवेक्षण, एक कार्मिकों को किसके कितने के द्वारा? 8 पर्यवेक्षक, 4 होते हैं नियोजन के स्तर पर और 4 होते हैं कार्यात्मक स्तर पर। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें नियंत्रक वाला शामिल नहीं है। 4 कौन कौन से? नियोजन स्तर पर कौन कौन से? एक तो होगा निर्देशन कार्य लिपिक, दूसरा होगा कार्यक्रम या रूट, तीसरा होगा समय और लागत और चौथा होगा अनुशासन का। और इधर जो कार्यात्मक स्तर पर होंगे वो होगा टोली नायक, जिसको गैंग नायक कहते हैं, गति नायक, जीर्णोद्धार नायक और निरीक्षक। और इसमें नियंत्रक नायक का कहीं उल्लेख नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। रेंसिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? रेंसिस लिकर्ट ने प्रबंधकीय सिद्धांत दिया था, उसकी उन्होंने कि कितनी बताई थी? 4 प्रकार की बताई थी। उसमें से कौन सी सर्वोत्तम है? तो सर्वोत्तम होती है सहभागी प्रबंधन। 4 प्रबंधीय प्रणाली बताई थी। स्वार्थी, शोषक जो निरंकुश है, इसको क्या कहते हैं? स्वार्थी। और सर्वोत्तम किसको माना था? सहभागी को। और जो स्वार्थी जो शोषक होते हैं ये पूरी तरह किस पर केंद्रित होते हैं? कार्य उन्मुख। कार्मिकों की बजाय सारा का सारा ध्यान प्रबंधक का किस पर निर्भर होता है? कार्य पर। वो जो प्रबंधकीय प्रणाली होती है शोषक, निरंकुश और स्वार्थी। सहभागी होती है, इसमें कार्मिक का बहुत अधिक ध्यान किस पर होता है? कर्मचारी पर। कर्मचारी पर होता है। और सलाहकारी और हितैषी होती है, ये इनके बीच की प्रबंधीय प्रणाली होती है। जो प्रबंधीय प्रणाली सर्वोत्तम रेंसिस लिकर्ट के अनुसार कौन सी होती है? सहभागी समूह। जो पूर्णतः किस पर केंद्रित होती है? कर्मचारी केंद्रित होती है। और जो शोषक और निरंकुश होती है वो कार्य केंद्रित होती है। और सलाहकारी और हितैषी जो प्रबंधीय प्रणाली होती है ये दोनों के बीच की प्रबंधीय प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि पोस्ट कॉर्ब शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है? नीति बनाना, समन्वय, निर्देश देना, रिपोर्ट बनाना। पोस्ट कॉर्ब कम से कम वरिष्ठ अध्यापक के अंदर 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पोस्ट कॉर्ब अवधारणा किसने दी? पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग होता है, नियोजन करना, न कि नीति बनाना। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? नीति बनाना शामिल नहीं है, क्योंकि पी का मतलब पॉलिसी नहीं होकर पी का मतलब क्या है? प्लानिंग है, नियोजन करना।
ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, आर में ही कंफ्यूज होते हैं, रिपोर्ट, प्रतिवेदन देना, और बी का मतलब बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक एफ.डब्ल्यू. टेलर से संबंधित नहीं है? तो टेलर ने 3 तो लिखे थे रिसर्च पेपर, शोध पत्र लिखे थे, और एक बुक लिखी थी 1911 में। तो रिसर्च पेपर शॉप मैनेजमेंट था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बुक लिखी थी 1911 के अंदर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पुस्तक लिखी गई थी 1926 के अंदर W.F. विलोबी के द्वारा। ये किसकी पुस्तक है? W.F. विलोबी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? W.F. विलोबी। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल ये रिसर्च पेपर है F.W. टेलर का। और एक रिसर्च पेपर और कौन सा था? ए पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? डेविड ईस्टन को माना जाता है। लोक प्रशासन के अंदर व्यवहारवाद की बात करते हैं चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, लेकिन जो व्यवहारवाद का जनक है किसको माना जाता है? डेविड ईस्टन को माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चिंतकों में से किस एक ने संगठन में गैंग प्लांक की अवधारणा को विकसित किया? ये किसके द्वारा किया गया था? ये हेनरी फेयोल के द्वारा किया गया था, गैंग प्लांक। पूछ सकते हैं कि गैंग प्लांक किसके द्वारा दिया गया था? प्लांक हेनरी फेयोल के द्वारा। ये किस भाषा का शब्द है? फेयोल फ्रांस के थे, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है जहाज से उतरने के लिए प्रयुक्त एक लकड़ी का क्या होता है? तख्ता होता है, और इसको गैंग प्लांक को ही क्या कहते हैं? लेवल जंपिंग। हेनरी फेयोल ने माना कि अधिक पदानुक्रम व्यवस्था होने से उसमें संचार बाधित होता है, निर्णय निर्माण बाधित होता है, लाल फीताशाही बढ़ती है। उसमें निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए, संचार की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने एक धारणा विकसित की पदानुक्रम व्यवस्था के अंदर। वो क्या थी? गैंग प्लांक। उन्होंने कहा कि कोई संगठन है, उसकी अलग अलग इकाइयाँ हैं, इसके अंदर जो कार्मिक बैठा रहता है उसको किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए उच्च अधिकारी की अनुमति होती है। इसके लिए यहाँ पर बैठा व्यक्ति, इसको निर्णय लेना है तो इधर बैठे व्यक्ति का सीधा संपर्क स्थापित करो, ताकि यहाँ पे क्या है, ये इस स्तर पर किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की आवश्यकताओं की पूरी कर सके। ये निर्णय निर्माण में प्रभावी होता है। तो गैंग प्लांक की अवधारणा किसने दी थी? हेनरी फेयोल के द्वारा। तो साथियों, जो सेकंड यूनिट है संगठन के सिद्धांत, इससे संबंधित जो सेकंड ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी व्याख्या आज अपन ने देखी। और नेक्स्ट क्लास में अपन जो तीसरी यूनिट है जिसमें नेतृत्व, अभिप्रेरणा, निर्णय निर्माण, संचार, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी व्याख्या को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।